हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सही बात है, ठीक है। जिसमें मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और 12th बायोलॉजी का हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों 14th लेसन, जिसका नाम क्या है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी ट्रांसफर। सही है, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2। आज भी हम लोग कई सारी बातें सीखने वाले हैं इस लेसन के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था ना मैंने आपको। सेल्स होते हैं, फिर सेल से आगे चल के टिश्यू, टिश्यू से आगे चल के ऑर्गन, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। सही बात है, फिर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है और हम लोग क्या बोलते थे कि मोस्टली सेम स्पीशीज के होनी चाहिए, उसे हम लोग पॉपुलेशन बोलते थे। फिर कई सारी पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करती थी, उसे हम लोग कम्युनिटी कहते थे। अब यहां का जो टॉपिक है देखो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इंटरैक्शन, जो कम्युनिटीज है वो हम लोग ने लेक्चर नंबर 13 में लेसन नंबर 13 में पढ़ लिया था। जो लेसन नंबर 13 था हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहां तक हमारा खत्म हो गया था। उसके बाद आती है बच्चों, अगर बहुत सारी कम्युनिटीज जब एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या करती है, इंटरैक्शन करती है, तो उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। सही बात है, तो मैंने इकोसिस्टम ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग बेसिकली एनर्जी फ्लो और कुछ चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सही बात है, ठीक है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में। सही बात है, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन की हुई है। कोई भी आपको डाउट होता है, जितने भी लेसन मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, सही है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो वहां पे आके मुझे मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और क्लियर करवा सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। सही है, ऑलमोस्ट 21 या 22 फेब में ही आपकी एग्जाम है। सही बात है, तो 1 मंथ और थोड़ा सा ज्यादा, 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम बचा हुआ है ना, तो बहुत कम टाइम है आपके पढ़ाई करने के लिए। तो कोई भी डाउट है उसे अपने मन में मत रखना। सही है, अपने डाउट्स को क्लियर करवाते चलो और अपने जितनी भी चीजें आपके कंसेप्ट है उन्हें अच्छे से बिल्ड करते चलो। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। देखो, जब मैंने आप लोगों को कल का लेक्चर पढ़ाया था, मतलब लास्ट वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा का पूरा लेसन है 4 एस्पेक्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इकोसिस्टम को। सबसे पहला था बच्चों हमारा प्रोडक्टिविटी। सही बात है, फिर हम लोग ने बात की थी डिकम्पोजिशन, इसकी बात हम लोग करने वाले की नहीं हम लोग ने। फिर एक था एनर्जी फ्लो और एक है अपना न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें से 2 हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो। सही बात है, तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे, ठीक है, जिस बच्चे में नहीं देखा होगा वो जाके लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज है और एनर्जी फ्लो क्या चीज है, कैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है, 10% लॉ क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में सिखाया हुआ है। सही है, तो अगर कोई भी बच्चा गलती से भी कोई वो लेक्चर नंबर 1 मिस कर रहा है तो उसे एक बार जरूर से देख लेना। सही बात है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज वी हैव टू डिस्कस अबाउट डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं, पिरामिड्स बनाएंगे, पिरामिड बनाना सीखेंगे, वो वाला पिरामिड नहीं जो इजिप्ट में, हम लोग अपना बायोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे। ठीक है, और एक और चीज, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, सॉरी न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल नहीं, न्यूट्रिएंट साइकिल हम लोग को पढ़ना है। 2 न्यूट्रिएंट साइकिल हम लोग को पढ़ना है बच्चों, एक कार्बन की और एक फास्फोरस की। सही है, नाइट्रोजन साइकिल ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखा है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रखा है हम लोग ने, आई गेस लेसन नंबर 6 या 7 में पढ़ा था। तो अभी हम लोग किसकी साइकिल पढ़ने वाले हैं, कार्बन और फास्फोरस की। दोनों किसके अंदर आएंगे, आपके न्यूट्रिएंट साइकिल में। तो ये 2 चीजें आज हम लोग को कवर करनी है। साथ ही साथ कुछ बायोलॉजिकल यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सही बात है, ठीक है, तो चालू करा जाए बिना किसी देरी के, चालू करा जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों डीकंपोजिशन के बारे में। अब डीकंपोजिशन क्या होता है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेट्राइटिस पढ़ाया था, डेट्राइटिस फूड चेन। सही बात है, उसमें क्या होता था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती थी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो डेट्राइटिस फूड चेन है वो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन से ज्यादा बड़ी है, मतलब ज्यादा लोग की जो हम लोग कह सकते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर है, जो फूड चेन है, वो डेट्राइटिस वाले से हो रही है। अब क्या होता था डेट्राइटिस में, सुनो जरा, एक प्लांट है, सही है, प्लांट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब मान लो प्लांट की डेथ हो गई, सही बात है, फिर एक प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई भी है, मान लो ग्रास हॉपर है या कोई भी है जो आपके प्लांट्स को खाता है, उसकी डेथ हो गई। सही बात है, अब इनकी जो बॉडी है बच्चों, इनके बॉडी के अंदर मिनरल्स फंसे हुए हैं। मिनरल्स मतलब क्या, एनर्जी फंसी हुई है। सही बात है, अगर कोई इनको खा लेता तो उनको एनर्जी मिल जाती, पर इनको किसी ने खाया नहीं और इनकी डेथ हो गई, तो इनके बॉडी में भी कुछ ना कुछ एनर्जी फंसी हुई है अभी। अब इस फंसी हुई एनर्जी को वापस हम यूज में लाए। सही बात है, इसका वापस कैसे यूज किया जाए, दैट इज नथिंग बट अवर डेट्राइटिस फूड चेन। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले कुछ डेट्राइटिसोरस नाम के कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, इसमें बेस्ट एग्जांपल था अर्थवॉर्म।
सही है। अर्थवर्म क्या करता है, सबसे पहले उस बड़े बड़े बैक्टीरिया का, सॉरी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का, जो प्लांट ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर्स है हमारे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सही है, उन सब का क्या करेगा, सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में उनको कन्वर्ट कर देगा। दिस स्टेप इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, अर्थवर्म क्या कर रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दे रहा है, सही है। सो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के बाद वहां पे कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगाई लगेंगे और उनको आगे चल के मिनरल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सही बात है। तो यही कुछ बातें हुई थी और यही कुछ बातें मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। अभी देखो सबसे पहला क्या मैंने बोला, डिकम्पोजिशन दो चीजें होती है, दो चीजें होने वाली है। एक है आपका बच्चों जो अर्थवर्म करेगा, एक है आपका जो अर्थवर्म करेगा, ठीक है, और एक कुछ आपके बैक्टीरियाज और फंगाई, या फिर फंगाई भी कर सकते हैं, सही बात है। तो दो स्टेप में होनी है। स्टेप नंबर 1 इज अर्थवर्म स्टेप एंड स्टेप नंबर 2 इज बैक्टीरिया या फिर फंगाई स्टेप। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई प्लांट था, अब इस प्लांट की यहाँ पे डेथ हो गई है, मान लो कोई प्लांट था, प्लांट की डेथ हो गई है। फिर मान लो यहाँ पे कोई हम लोग कह सकते हैं कोई इंसेक्ट है, ठीक है, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये कोई इंसेक्ट है, अब ये पता नहीं क्या बन रहा है, बट मान लो कोई इंसेक्ट है जो कि क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्लांट को खा रहा था, इसकी भी डेथ हो गई, इसकी भी डेथ हो गई, सही बात है। मान लो कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे मान लो फ्रॉग है, ठीक है, तो फ्रॉग की भी डेथ हो गई। अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सबसे पहले इनके ऊपर आएगा अर्थवर्म, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा इनके ऊपर, अर्थवर्म। ये जो बड़ी सी इनकी बॉडी है ना, उसे क्या करेगा, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। क्या करेगा, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसे तोड़ देगा, इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद इस फ्रेगमेंट्स में आकर लगेंगे आपके ये बैक्टीरिया या फिर फंगाई। ये जो बैक्टीरिया है, ये फंगाई, इसके ऊपर आके लगेंगे। अब इसमें आगे चल के बड़ी सारी चीजें होने वाली है, तो इसको मैंने तुम लोग के लिए डायग्राम बनाया है, उसमें मैं तुम लोग को अच्छे से समझाता हूं। आ जाओ, देखो ये एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूं कि एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रही है। सो मान लो दिस इज द प्लांट, ठीक है। ये क्या है, आपका प्लांट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, सही बात है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या, कि चाहे ये प्लांट का मैंने एग्जांपल दिया, पर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हो, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे ही इसकी डेथ हुई, जैसे क्या हुई, इसकी डेथ हुई, अब भैया ये जमीन पे गिर गए, डेथ हो गई है इनकी, कोई इनको पूछने वाला है नहीं। कौन पूछेगा इनको, अर्थवर्म पूछेगा, समझ रहे, इनको कौन पूछेगा, अर्थवर्म पूछेगा। अर्थवर्म आएगा बच्चों और इनकी ये बड़ी सी बॉडी को ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय फ्रेगमेंटेशन, बड़े ऑर्गेनिज्म को, बड़े ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे ऑर्गेनिक में मैटर में कन्वर्ट कर देना। सो दिस आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सही बात है, ठीक है। सो अर्थवर्म ने क्या किया, इस बड़े ऑर्गेनिक मैटर को इस छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ दिया। अब अर्थवर्म को क्या मजा आया ये करके, क्या मिला अर्थवर्म को ये करके, अर्थवर्म को मिली एनर्जी, अर्थवर्म को मिला फूड, ठीक है। अब अर्थवर्म को मिला खाना, एनर्जी मिला, तो भैया उसको वही करना है ना जिस चीज के लिए, जिस चीज से उसे एनर्जी चाहिए। हम लोग को एनर्जी कैसे मिलती है, खाना खाने से। खाना कहां से आएगा भैया, पैसा कमाने से ना, इसीलिए हम लोग जाके काम करते हैं। हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, सही बात है, लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे कुछ पैसे कमाएंगे और उस पैसे से हम लोग कुछ फूड खरीद पाएंगे। आई एम सो सॉरी, ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पैसा क्यों कमा रहे, क्यों आप लोग पढ़ रहे हो, फ्यूचर में पैसे कमाएंगे ना, कुछ अच्छा बन जाओगे तो उससे कुछ आप अर्न कर पाओगे। पैसा क्यों कमाना है भाई आप लोग को, आप लोग को पैसा इसीलिए कमाना है जिससे आप कुछ फूड खरीद पाओगे, सही है, और जिससे आप अपना पेट भर पाओगे ताकि आपके बॉडी में एनर्जी आ सके। सो इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म कोई भी काम कर रहा है, एनर्जी के लिए कर रहा है। सिमिलरली आपका जो अर्थवर्म है ना, ये भी इसको ब्रेक डाउन इसीलिए कर रहा है बिकॉज इसको मिल रही है एनर्जी, ठीक है। इसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तभी ये क्या कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया, सही बात है। ये पहला स्टेप था आपका। नाउ इधर जो मिनरल्स बचे बच्चों, छोटे छोटे, दैट ऑल आर गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय लीचिंग, यू हैव टू डिसॉल्व योर मिनरल न्यूट्रिएंट इन वाटर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी आपको स्ट्रक्चर मिला है, मिनरल्स मिले हैं, इसे आप क्या करोगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसका लीचिंग करोगे बच्चों,
उसके बाद यहाँ पे इस लीचिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर एक्ट करेंगे कौन कौन, आपके सेकंड स्टेप, दिस इज आवर सेकंड स्टेप, कौन कौन से, बैक्टीरियाज और फंगाई। बैक्टीरियाज और फंगाई क्या करेंगे, तोड़ देंगे इस बड़े बड़े स्ट्रक्चर को और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। सही बात है। अब याद करो, मैंने तुम लोग को एक चीज, एक टर्म पढ़ाया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शंस मैंने तुम लोग को पढ़ाई थी, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। मैंने तुम लोग को बताया था कि जो भी रिएक्शन में आप बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हो, मतलब आप बड़े मॉलिक्यूल को काट काट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। सही बात है। और जिस भी रिएक्शन में आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, उसे हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हमारे बॉडी में ये सारी रिएक्शन चलती रहती है। जैसे मान लो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसे हम लोग ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ते और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, ये बैक्टीरिया और ये फंगाई क्या करेंगे, इसको और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्या बना देंगे, ह्यूमस बना देंगे बच्चों। दिस इज द कैटाबॉलिज्म। क्या है ये, कैटाबॉलिज्म। और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। क्लियर है। तो ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस को बनाने के प्रोसेस को हम लोग ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और ये कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिज्म। मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे ये वाले, इन्हें आपके बैक्टीरिया और फंगाई ने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज अ कैटाबॉलिज्म। और यहां पे फॉर्मेशन किसका हुआ, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो। ह्यूमस इज नथिंग बट अ स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत ही टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें कौन बना दिया, आपके बैक्टीरिया ने बना दिया। दिस ह्यूमस, इस ह्यूमस के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। सही बात है। नाउ नेक्स्ट, दिस ह्यूमस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मिनरल्स। ठीक है, आपके जो ह्यूमस है अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। आपके तो नहीं, ये जो प्लांट है जब इसका डेथ हुआ था तो इसके बॉडी में जो भी मिनरल्स थे, पोटेशियम, सोडियम, जो भी मिनरल्स थे, वो सारे के सारे अब इस ह्यूमस से क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। ठीक है, सो मिनरलाइजेशन मतलब समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस से मिनरल्स बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों। सबसे पहला आपका एक ऑर्गेनिक मैटर था। दिस ऑर्गेनिक मैटर कैन बी एनीथिंग। ये आपका प्रोड्यूसर हो सकते हैं, ये आपके प्राइमरी डिकम्पोजर हो सकते हैं, डिकम्पोजर तो नहीं, कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर हो सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होगी तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है, ये मैंने आप लोगों को बताया। जो भी ऑर्गेनिक मैटर की डेथ होगी, सबसे पहले उस पर अर्थवर्म अटैक करेगा और क्या करेगा, उसका फ्रेगमेंटेशन करवा देगा छोटे छोटे पार्ट्स में। सही बात है। देन दिस फ्रेगमेंट आर गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये सारे के सारे किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग। सही बात है। फिर लीचिंग से आगे चल के क्या होने वाला है, ह्यूमस बनने वाला है। लीचिंग से आगे चल के क्या होगा, ह्यूमस मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में और टूटने वाला है। कौन तोड़ेगा इसको, बैक्टीरिया और फंगाई। तोड़ने की प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ह्यूमस फॉर्मेशन की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। फिर इस ह्यूमस से आगे चल के क्या बनेगा, मिनरल बनेगा। ह्यूमस से आगे चल के क्या बनेगा, मिनरल्स बनेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। सही बात है। ठीक है, so, समझ में आ गया। दिस इज द ऑल ओवर योर डिकम्पोजिशन। ऐसे होता है डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन की स्पीड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टर्स फॉर स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब स्पीड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। या तो आपकी स्पीड फास्ट हो सकती है, या तो आपकी स्पीड स्लो हो सकती है। कब वो फास्ट होगी, जब आपके मिनरल्स में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। अगर आपके मिनरल्स में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट। नाइट्रोजनस बेसिस कहां होते हैं, याद करो, डीएनए में। याद है, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होते थे ना। आरएनए में होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। सही बात है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे, अगर ये आपके ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है तो आपकी स्पीड फॉर डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी। अगर शुगर प्रेजेंट है तो भी फास्ट हो जाएगी। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो भी आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी। और अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो भी जल्दी डिकम्पोजिशन होता है। सही है। सो दीज आर सम फैक्टर्स जो क्या करते हैं, स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड फास्ट कर देते हैं आपकी डिकम्पोजिशन के लिए। सही बात है। नाउ देयर आर टू फैक्टर्स दैट डिग्रेड, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्लो डाउन द स्पीड ऑफ
डिकम्पोजिशन। कौन कौन से है भैया, कौन कौन स्लो कर देता है? एक है काइटिन, ठीक है, अगर काइटिन प्रेजेंट होगा आपके ऑर्गेनिक मैटर में। अब काइटिन कहाँ होता है, याद करो, मैंने 11th में आप लोगों ने कॉकरोच लेसन पढ़ा होगा, या फिर 11th में आप लोगों ने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा होगा। तो किंगडम एनिमेलिया में जो आर्थ्रोपोडा नाम के फाइलम थी, उसके अंदर एक इंसेक्टा क्लास आती है बच्चों। उस क्लास के जितने भी मेंबर हैं, सबकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन की बनी हुई है। या फिर आप कॉकरोच का एग्जांपल ले लो, कॉकरोच की जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बनी है? काइटिन से बनी हुई है। नाउ काइटिन इज वेरी टफ मटेरियल, बहुत ज्यादा टफ होता है। काइटिन को तोड़ना बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन करने में क्या होता है, बहुत ही टाइम लगता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और लाइगनिंग, ठीक है, लाइगनिंग भी एक बहुत ही टफ मटेरियल होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सही बात है। सो अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे आपके ऑर्गेनिक मैटर में तो आपका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। पर अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है सर? चलेगा आगे। देखो ऐसे छोटे छोटे लेसन से मजा आएगा पढ़ने में। नाउ नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड। नाउ व्हाट इज मीन बाय इकोलॉजिकल पिरामिड? हम लोग पिरामिड बनाना सीखेंगे, सही, ऐसे पिरामिड बनाना सीखेंगे। पिरामिड में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपको नीचे हमेशा प्रोड्यूसर डालना है। मतलब ऐसे लिख देता हूं, आपको नीचे बच्चों हमेशा प्रोड्यूसर डालना है। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। फिर उस पर उसके ऊपर आपको डालना है प्राइमरी कंपोजर, कंपोजर नहीं यार, कंज्यूमर, कंपोजर लिख रहा हूं, कंज्यूमर, ठीक है। और नेक्स्ट आपको लिखना है सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ रहे हो? ठीक है। तो ऐसे आपको पिरामिड बनाना है। पिरामिड का जो बेस होगा वो किससे बनेगा? प्रोड्यूसर से। उसके ऊपर कौन रहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। और उसके ऊपर कौन रहेगा? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। अब तीन प्रकार के पिरामिड हम लोग को पढ़ने हैं। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आ जाओ एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? कितने जनसंख्या में, कितने नंबर्स में आपके प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है, कितने जनसंख्या में आपके प्राइमरी कंज्यूमर प्रेजेंट है, और कितने जनसंख्या में आपके सेकेंडरी कंज्यूमर प्रेजेंट है। अब देखो नॉर्मल सी बात है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जिसके पास जितनी ही ज्यादा एनर्जी होगी उसकी पॉपुलेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। सही बात है। उसका पॉपुलेशन, उसका कंसंट्रेशन उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। सही बात है। आप ही इमेजिन करो ना कि एक जंगल है, मान लो एक जंगल में 10,000 डियर्स रहते हैं, तो क्या 20,000 टाइगर रहेंगे क्या? नहीं, टाइगर का नंबर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू डियर्स। सही बात है। क्योंकि देखो टाइगर्स क्या है? टॉप कंज्यूमर है, तो डियर को खाते हैं ना वो। तो डियर से जब एनर्जी उनके पास जाती है तो एनर्जी क्या हो जाती है? सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है। लास्ट लेक्चर, सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है। सही बात है। तो इसका मतलब जिनके पास एनर्जी कम है उनकी जनसंख्या, उनका जो नंबर है वो क्या है? कम है। और जिनके पास एनर्जी ज्यादा है उनकी नंबर क्या है? ज्यादा है। सही बात है। अब किनकी एनर्जी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बच्चों प्लांट्स के पास, बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। सो सबसे पहले जो हम लोग को नीचे क्या लिखना है? प्रोड्यूसर ही लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पिरामिड किसका बन जाएगा? प्रोड्यूसर का। सो इट इज अ प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके पास, तो सबसे ज्यादा नंबर इसके पास है। मान लो ये है 50,000, किसी भी एक एरिया में 50,000 की इसकी पॉपुलेशन है। तो अगर ये 50,000 है तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? इससे कमी होगी ना, क्योंकि एनर्जी इससे कमी जाने वाली है। तो मान लो ये है सिर्फ 10% ना, मतलब 5,000। समझ रहे हो? ये कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5,000 है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसके ऊपर है, ये भी इसका 10% होगा, तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे? इसका नंबर 85 होगा मान लो। सही है? सही बात है। सही बात है। ठीक है, इमेजिन कर लो। ठीक है, ऐसे हो सकता है। सो ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, उससे कम आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और उसके ऊपर आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आई बात? ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है, ऐसा देख रहे हो? ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है। आपका ग्राफ मतलब पिरामिड कुछ ऐसा बनता है। ऐसे पिरामिड को बच्चों हम लोग अपराइट पिरामिड कहते हैं। यहां लिख दूं? हाँ, ऐसे पिरामिड को वी कॉल एज अ अपराइट पिरामिड। समझ रहे हो? ठीक है, अपराइट पिरामिड मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है।
जो ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ लो, देख लो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। तो दिस इज द अपराइट पिरामिड। नाउ देयर इज अ एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है बच्चों, एक एक्सेप्शन है सिंगल ट्री का, एक्सेप्शन है सिंगल ट्री का। अगर हम लोग सिर्फ एक सिंगल ट्री को कंसीडर करें, मान लो एक सिंगल ट्री को कंसीडर कर रहा हूं, एक बनियान का ट्री है, ठीक है, सपोज यहां पे एक बड़ा सा किसका ट्री है, बनियान का ट्री। बनियान का ट्री समझते हो ना, बरगद का पेड़ बोलते हैं ना हम लोग इस हिंदी में। तो एक बनियान का ट्री है, एक ही ट्री है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो बच्चों, इस ट्री के ऊपर क्या एक इंसेक्ट रहेंगे? नहीं, इस ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट रह सकते हैं। तो मान लो इसके ऊपर 500 इंसेक्ट रहते हैं, सही है। इस ट्री के ऊपर बर्ड्स भी रहेंगे जो इंसेक्ट को खाती है, सही है। पर बर्ड्स 500 रहेंगे क्या? नहीं, मान लो 20 बर्ड्स है सिर्फ। कितने बर्ड्स हैं? 20 बर्ड्स है जो क्या कर रही है, इंसेक्ट को खा रही है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी काउंटिंग कितनी है? उसका सिर्फ एक ही है ना बच्चों। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ है देखो, जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक ही है, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ज्यादा है, और उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे थोड़ा कम है आपका कौन सा, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कुछ इस तरीके का पिरामिड बनता है। देखा, ये आपका प्रोड्यूसर है, लिख दूं यहां पे, ये आपके प्रोड्यूसर है, दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर एंड दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोली कि अगर आप सिर्फ एक सिंगल ट्री को कंसीडर करोगे तो उस केस में कुछ इस तरीके का क्या बनेगा, आपका पिरामिड बनेगा। समझ रहे हो? इसको हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। इसको हम लोग ने अपराइट बोला था, इसको हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। सही बात है। तो अगर एक ट्री को कंसीडर करोगे तो ऐसा कंडीशन होगा, लेकिन आप पूरे इकोसिस्टम को अगर कंसीडर कर रहे हो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। समझ में आ गया? सो पिरामिड्स ऑफ नंबर समझ में आ गया। सही बात है। यहां पे वही चीज है ना, देखो यहां पे जो अपना ये है प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक ही है, लेकिन कंज्यूमर कितने हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कितने? 500 है, तो इससे ज्यादा हो गए। बर्ड्स कितने हैं? 20 है, तो भैया प्रोड्यूसर से तो ज्यादा ही है ना बर्ड्स भी। सही बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है बच्चों पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट है बायोमास। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायोमास? जिन बच्चों ने लास्ट वाली लेक्चर नहीं देखी है उन्हें बायोमास का मीनिंग नहीं पता होगा। बायोमास का मतलब होता है बच्चों वेट। वेट, सही बात है। मतलब एक एरिया है, मान लो एक किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब इस किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका वेट बायोमास कहलाता है। मास मतलब क्या होता है? वेट ना। सिर्फ हम लोग यहाँ पे वर्ड बायो लगा देते, तो बायो मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट। तो मतलब यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे इस एरिया में कितने भी प्लांट हो, चाहे इस एरिया में कितने भी एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उन सबका वेट क्या कहलाएगा? बायोमास कहलाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम ग्राफ बनता है, सेम टू सेम ग्राफ बनता है। मतलब बायोमास में भी अगर आप देखोगे किसी भी इन्वायरमेंट में, तो सबसे ज्यादा आपको कौन मिलेंगे? प्लांट्स मिलेंगे। सही बात है। तो प्रोड्यूसर का ग्राफ, प्रोड्यूसर का नंबर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सही है, प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा होता है। सेम रीजन, क्योंकि इनके पास भैया एनर्जी ज्यादा है, सो इनके पास ग्लूकोज ज्यादा है। एनर्जी मतलब क्या? ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो वेट ज्यादा है। सही बात है। मतलब ये समझ लो 1000 kg के हैं, इनका बायोमास कितना? 1000 kg का प्रोड्यूसर। फिर इससे कम होंगे आपके, इससे कम कौन होगा? आपका प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सही बात है। मान लो ये सिर्फ 100 किलो है, सही बात है, ठीक है। और इससे भी कम होंगे, इससे भी कम होंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ लो, ठीक है। आपके सेकेंडरी, ये मैंने 2 बनाया, सेकेंडरी कंज्यूमर। सही बात है। मान लो इसका वेट होगा सिर्फ और सिर्फ 10 किलो। सही बात है। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही वेट भी तो कम होगा। एनर्जी मतलब क्या है बच्चों? ग्लूकोज ना। तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना क्या होगा? उसका वेट भी कम होगा। सही बात है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही अपराइट वाला ग्राफ बनता है। दिस इज ऑल्सो अपराइट ग्राफ। अपराइट ग्राफ नहीं, पिरामिड कह सकते हैं, ठीक है। इट इज अपराइट पिरामिड। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चों। क्या एक्सेप्शन है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखो तीन क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब क्या? ऐसा इकोसिस्टम जो पानी के अंदर है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, समझ रहे हो? ऐसा इकोसिस्टम जो कहां पे है? एक्वाटिक है। सही बात है।
अब आप किसी भी रिवर को या पॉन्ड को इमेजिन करो, उस रिवर में या पॉन्ड में मछलियां ज्यादा होंगी या पेड़ ज्यादा होंगे? पेड़ कम होते हैं ना बच्चों। एक्चुअल में पेड़ होते हैं, एक बहुत ही छोटे छोटे पेड़ एग्जिस्ट करते हैं बच्चों प्लांट के अंदर, जिनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, सही बात है। लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन इतनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी इनको खा लिया जाता है, समझ रहे हो? तो इनका जो हम लोग कह सकते हैं बायोमास है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आपका एक्वाटिक सिस्टम होता है, इनके अंदर प्रोड्यूसर्स का बायोमास बहुत कम होता है, बहुत कम, समझ रहे हो? प्रोड्यूसर्स का बायोमास क्या होता है? बहुत कम होता है, पर इनको जो खा रहा है उसका बायोमास हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे ज्यादा रहेगा, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके का पिरामिड बनता है आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि वहां पे प्लांट्स ज्यादा नहीं है, वहां पे जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा है, सही बात है, ठीक है। सो इसका एक एक्सेप्शन है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। समझ में आ गई बात? ये भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ऐसे खड़ा हूं मैं, ले लिया, चलो। नेक्स्ट है बच्चों पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी, अभी तक हम लोग वही बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी किसके पास सबसे ज्यादा होती है? जो सबसे कम ट्रॉपिक लेवल होता है। ट्रॉपिक लेवल पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, लेसन नंबर कौन से? कल ही पढ़ाया था शायद, कल ही पढ़ाया था, हाँ कल ही पढ़ाया था। कल वाले मतलब लास्ट वाले लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ाया था। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या? मान लो सबसे पहले सन है, ठीक है, तो सन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो सन को अपन कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो हमारे अर्थ पे है ही नहीं, बहुत दूर है वो, सही बात है, उसको हम लोग नहीं छूते। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है सन से एनर्जी किसके पास आई? प्लांट्स के पास। तो प्लांट्स आर द ट्रॉपिक लेवल 1, सही है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर प्लांट से एनर्जी गई आपके हर्बीवोर्स के पास, जो प्लांट को खाते हैं। सो हर्बीवोर्स क्या है? ट्रॉपिक लेवल 2 है। फिर हर्बीवोर्स से एनर्जी गई आपके प्राइमरी मतलब कार्निवोर्स पे गई, समझ लो, जो इनको खा रहे हैं। सो इट इज हम लोग कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल 3। फिर कार्निवोर से टॉप कार्निवोर्स, तो वो है ट्रॉपिक लेवल 4। तो ऐसे करके ट्रॉपिक लेवल आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जब जब ट्रॉपिक लेवल चेंज होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, तो वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। दिस इज द 10% लॉ, सही बात है। सो सिर्फ 10% ही एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे कम ट्रॉपिक लेवल वाले हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है, उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सही बात है। तो अगर मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो प्रोड्यूसर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी, सही बात है, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। फिर इससे कम एनर्जी किसके पास है? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनके पास इससे कम एनर्जी है, समझ लो। इसके पास जितना भी एनर्जी था उसका 10% इसके अंदर गया। और फिर इससे भी कम एनर्जी किसके पास है? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, सही बात है, ठीक है। तो इससे भी कम। यहां पे भी कैसा ग्राफ बनेगा आपका? अपराइट ग्राफ बनेगा, सही है। और एक अच्छी बात और है बच्चों कि पिरामिड ऑफ एनर्जी का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस दुनिया में। तो कोई भी एक्सेप्शन पिरामिड ऑफ एनर्जी का नहीं है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, चाहे धरती पे रहो, चाहे पाताल में, मतलब पाताल में तो नहीं गए अभी तक कोई, पर ठीक है, इस दुनिया में चाहे आप एक्वाटिक में चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास रहेगी? प्रोड्यूसर्स के पास। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर और उसके बाद आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, सही बात है, ठीक है। सो इसके कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे लिख लो नो एक्सेप्शन, ठीक है, नो एक्सेप्शन, डब्बा बना लो इसको। क्लियर है? समझ में आ गया? चले आगे, चलो आगे। नेक्स्ट है बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, देखो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पहले सक्सेशन का मतलब समझो। देखो कभी भी एक ऐसी जगह है जो मान लो जहां पे कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, जहां पे कभी भी कुछ भी नहीं था। अब वहां पे अगर कोई नई नई चीज बनने लग रही है, सही है। फॉर एन एग्जांपल कि एक वॉल्केनो था, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से आगे आजू बाजू का जितना भी इकोसिस्टम था सब खराब हो गया, सब तबाह हो गया, सही है। तो मतलब अब उस जगह पर कोई भी इकोसिस्टम नहीं है। अब कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वहां पे जो लावा थी वो क्या होने लगेगी? ठंडी होने लगी, और वहां पे वापस इकोसिस्टम धीरे धीरे बनने लगेगा, समझ रहे हो। तो जहां पे भी इकोसिस्टम, या फिर हम लोग कह सकते हैं जहां पे भी कोई भी इन्वायरमेंट, एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेडी हो रहा हो, तैयार हो रहा हो, ऐसी चीज को हम लोग सक्सेशन कहते हैं, सही बात है। सक्सेशन का मतलब समझ में आ गया? जहां पर पहले कुछ भी नहीं था, कोई भी इकोसिस्टम नहीं था, ना वहां पे प्लांट थे, ना वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म थे, कुछ भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था। पर जब वहां पर नई नई हम लोग बोल सकते हैं नया नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगा, प्लांट्स उगने लगे, ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेशन,
सही बात है। और सक्सेशन हमेशा किसके अंदर ज्यादातर देखने के लिए मिलती है आपको? इकोलॉजिकल में, इकोलॉजी के अंदर देखने मिलती है। सही बात है। मतलब आपका जो इकोसिस्टम है, अगर नया नया कहीं पे भी इकोसिस्टम बन रहा है, नया नया इकोसिस्टम कहीं पे भी फॉर्म हो रहा है, सो इट इज अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सही बात है। अब दो चीजें हमको पढ़नी है। मान लो कोई रॉक है, रॉक पत्थर, जैसे मैंने तुम लोगों को लावा का एग्जांपल दिया ना, अब लावा एक जगह पे जमा हो गई तो पत्थर बन गया, बड़े बड़े पत्थर बन गए। सही बात है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं बच्चों जेरिक कंडीशन। ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, टेंशन मत लो, ठीक है। सो अगर रॉक वाले एरिया है तो ऐसे कंडीशन से, ऐसे कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? जेरिक कंडीशन। या फिर मान लो कोई पॉन्ड वाला एरिया है, ऐसा पानी है, बहुत गर्म पानी जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर अब मान लो वो पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और उसकी अच्छी क्लाइमेट हो रही है, इस पॉन्ड वाले कंडीशन को हम लोग हाइड्रिक कंडीशन बोलते हैं। हाइड्रिक, हाइड्रो, वाटर से रिलेटेड। सही बात है। तो रॉक वाले कंडीशन को हम लोग ने जेरिक कंडीशन कहा, पॉन्ड वाले एरिया को हम लोग ने क्या बोला? हाइड्रिक कंडीशन। इन दोनों कंडीशन के अंदर टाइम बाय टाइम, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जहां पे वहां पे इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा और वहां पे ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स आ जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेजिक कंडीशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं? मेजिक कंडीशन। तो मतलब जेरिक कंडीशन से भी मेजिक कंडीशन जाया जा सकता है और हाइड्रिक कंडीशन से भी मेजिक कंडीशन जाया जा सकता है। सही बात है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, समझ रहे ना? ठीक है। सो जेरिक कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे रॉक्स है, जहां पे कोई भी इकोसिस्टम नहीं है, उसके अंदर भी आपका मेजिक कंडीशन हो सकता है। इसी चीज को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, जहां पे एक नई इकोलॉजी का फॉर्म हो जाए। सही बात है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जो रॉक्स है, अब रॉक को अगर उसके अंदर हमें पेड़ बनाना है तो सबसे क्या करना पड़ेगा? रॉक को तोड़ना पड़ेगा, रॉक्स का वेदरिंग करना पड़ेगा। जब रॉक्स वेदरिंग होगा तो उसके अंदर लाइकन्स डेवलप होंगे, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, फिर वो लाइकन से आगे चल के अलगी, फिर उससे आगे चल के छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होंगे। देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सीरीज लिखी हुई, सीरीज दिख रहा है। इस पूरे कंडीशन को देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं सिरे। हम लोग क्या बोलते हैं? सिरे। समझ में आई बात? ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, एक बार इसे नोट डाउन कर लो पहले, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा सा खचपच कर दूंगा। नोट डाउन कर लो, कर लिया? ठीक है। चलो देखो, यहां से लेके यहां तक इसको अपन क्या बोलते हैं? सिरे। सही बात है। मतलब ये पूरा का पूरा स्टेप क्या कहलाता है? सिरे। और इसमें जो एक एक स्टेप है, एक एक स्टेप है, इसे हम लोग सीरल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरल स्टेज। समझ रहे हो? तो मतलब ये आपका एक सीरियल स्टेज होगा, ये आपका एक सीरियल स्टेज होगा, ये आपका एक सीरियल स्टेज होगा। समझ रहे हो? तो ये आपका एक 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 एक, एक सीरियल स्टेज है जहां से आपका आगे चल के मेजिक कंडीशन बनेगी। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? सिरे। सिमिलरली यहां पे भी सेम चीज, यहां पे भी ये पूरा का पूरा सिरे होगा और एक एक क्या होगा? सीरियल स्टेज होगा। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या थे आपके? रॉक्स थे, जो मैंने अभी आपको बताया। रॉक्स पे, रॉक्स का वेदरिंग हुआ और इस पे क्या लग गया? लाइकन्स लग गए। लाइकन मतलब क्या? छोटे छोटे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे आप लोग देखा होगा ना, जो फ्लैजेला जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से होते हैं? स्पाइरोगायरा, देखा होगा ना आप लोग ने। तो स्पाइरोगायरा लग जाते हैं दीवार के ऊपर, वैसे ही कुछ इनके ऊपर लाइकन्स लगना शुरू होंगे। फिर लाइकन से आगे आ जाएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वेरी स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म, पढ़ा होगा ना किंगडम प्लांटी में, सबसे स्मॉल स्मॉल होते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है। फिर ब्रायोफाइटा से फिर आगे छोटे छोटे एनिमल्स, प्लांट्स बनेंगे और छोटे छोटे प्लांट्स से आगे चल के मेजिक कंडीशन यानी बड़े प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। पहले आपके रॉक्स थे, रॉक्स पे लाइकन्स लगे, लाइकन्स के बाद ब्रायोफाइटा लगा, ब्रायोफाइटा से छोटे छोटे प्लांट्स बने और उसके बाद मेजिक कंडीशन। बात करते हैं बच्चों पॉन्ड्स की। मान लो ये पॉन्ड्स है। अब पॉन्ड्स में सबसे पहले आएंगे फाइटोप्लैंक्टन। देखो बताया था ना मैंने आप लोगों को, फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या? ये प्लांट्स ही हैं बट बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। ये एक यूनिसेलुलर वाले प्लांट्स हैं ऐसे, ठीक है। इनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन से हम लोग क्या बनाएंगे? सबमर्ज रूट बनाएंगे। मतलब ऐसे मान लो ये आपका वाटर है, सही है, वाटर का है, तो एक प्लांट ऐसे बनेंगे जो अंदर अंदर फॉर्म होंगे, अंदर अंदर फॉर्म होंगे। दीज आर द सबमर्ज रूट। उसके बाद दूसरे आएंगे बच्चों रूटेड फ्लोटिंग। रूटेड फ्लोटिंग मतलब क्या? मान लो ये आपके वाटर का सरफेस है, तो रूट ऐसे नीचे तक होगी यहां तक, और ये प्लांट यहां पे ऐसे फ्लोट कर रहा होगा। समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद आएंगे मार्शी शेडो। मार्शी शेडो मतलब क्या? दलदल वाला एरिया। मार्शी मतलब लैंड होता है ना, दलदल वाला एरिया। तो दलदल जैसा एरिया फॉर्म हो जाएगा, वहां पे कुछ प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रब बन जाएंगे। श्रब समझते हो ना, छोटे छोटे वाले प्लांट, इतने 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 प्लांट, उनको श्रब्स बोलते हैं। सही है। और श्रब्स के बाद कौन सी कंडीशन आ जाएगी? आपकी मेजिक कंडीशन। सही बात है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। दिस इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आ गया? अब इकोलॉजिकल सक्सेशन बच्चों दो प्रकार के हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। क्या होता है समझो। एक है बच्चों, कहां गया? एक है आपका प्राइमरी सक्सेशन और एक है बच्चों आपका
सेकेंडरी सक्सेशन। क्या है इनका मतलब, ध्यान से सुनो। प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या, मान लो ये आपकी धरती है, सपोज इस कलर से बनाया, हाँ चलो, सपोज दिस इज योर मदर अर्थ, सही बात है, ये हमारी मदर अर्थ है। अब इस अर्थ पे मान लो ये वो टाइम का बात है जब पहली पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा होगा, सही बात है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया ना 4 बिलियन साल पहले एक नया सेल आया था, तो 4 बिलियन साल पहले की बातें इमेजिन करो। उस टाइम पे क्या अर्थ पे कोई भी इकोसिस्टम था, कुछ नहीं था। कोई भी इको, हम लोग कह सकते क्या वहां पे कोई भी इकोलॉजी थी, कुछ नहीं था, सही बात है। उस टाइम पे वहां पे कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल नहीं थे। तो जब आपकी अर्थ पे पहली पहली बार कोई चीज बन रही थी, जब आपके अर्थ पे पहली पहली बार ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे थे, पहली पहली बार कोई भी चीज फॉर्म हो रही थी, तो पहली पहली बार जब सक्सेशन हो रहा था, पहली बार फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन कब हुआ था, जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और अर्थ के बाद सबसे पहली बार वहां पे लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हुई थी, तो उसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या, कोई एरिया तबाह हो गया, जैसे मैंने तुम लोग को वॉल्केनो का एग्जांपल दिया, वॉल्केनो निकला, लावा निकला उसके अंदर से, आसपास का जितना भी एरिया था, जितना भी इकोसिस्टम था, सब खत्म कर दिया उसने। अब 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद वो लावा ठंडा होगा और फिर वहां पे रॉक्स बनेंगे और रॉक्स से आगे चल के वापस धीरे धीरे वहां पे इकोसिस्टम डेवलप होने लगेगा। तो पहले से जहां पे इकोसिस्टम था, वहां पे एक ऐसा टाइम आया जहां पे उसका सारा का सारा इकोसिस्टम खत्म हो गया और कुछ पीरियड ऑफ टाइम बाद वहां पे नया नया सक्सेशन होने लगा, नए नए इकोसिस्टम फॉर्म होने लगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आई बात। और एक बात और सुन लो, प्राइमरी सक्सेशन ऑलवेज स्लोअर, ऑलवेज स्लोअर, तो ये ज्यादा स्लोअर रहते हैं, समझ रहे हो, ऑलवेज स्लोअर, ऑलवेज स्लोअर देन सेकेंडरी सक्सेशन। सिंपल सी बात है। देखो प्राइमरी मतलब क्या, पहली पहली बार फॉर्म हो रहा है, तो उसके अंदर 50 चीजें होंगी ना, म्यूटेशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आसपास में ऑर्गेनिज्म पहले से वही उड़ के आके यहां पे रहने लगेंगे, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है, इट इज फास्टर। सही बात है, समझ में आ गया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों दो सिंपल, देखो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कहां गया कहां गया कहां, हमारा डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक और आपका पिरामिड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंड पिरामिड्स, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी पढ़ा दिया। एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल, देख लेते हैं फटाक से। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब क्या, एक साइक्लिक प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कार्बन के बारे में, कार्बन साइकिल। देखो कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपके नेचर में, कार्बन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। पहले ना अपन ना थोड़ा जगह बनाते हैं, तो अपन डालते हैं यहां, इसको अपन डालते हैं यहां, अब इसको डालते हैं बीच में, सही है, बिकॉज आवर टॉपिक इज कार्बन साइकिल, ठीक है। सो कार्बन साइकिल बच्चों ज्यादातर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गैसियस फॉर्म क्या है, गैसियस फॉर्म में बच्चों इसका CO2, आपके एनवायरनमेंट में हमेशा CO2 में ही एग्जिस्ट करता है आपका कार्बन, ठीक है बात है। अब देखो साइकिल कैसे, देखो मान लो यहां पे इंडस्ट्री है, ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी, जिसके ऐसे बड़े बड़े चिमनी है। चलो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ लिख देता हूं। मान लो यहां पे है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन से भी CO2 बन रहा है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है। फिर आप गाड़ी चलाते हो, व्हीकल चलाते हो ना, तो उससे जो आपका जो कोल बर्न होता है, जो भी चीजें होती है, उससे भी आपका CO2 निकल रहा है, सही बात है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है बच्चों जहां से CO2 लिबरेट होता है, जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, CO2 निकल रहा है, सही बात है। जो इंडस्ट्रीज है उनका जो वेस्ट है, CO2 निकल रहा है। जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स का व्हीकल पोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं ना, एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स, ये नहीं, व्हीकल्स है बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपना CO2 क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहां से भी CO2 निकल रहा है, सही बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से सुनो, इस CO2 को लेगा कौन, इस CO2 को लेंगे बच्चों हमारे प्लांट्स। यहां पे मान लो एक प्लांट है, अब ये प्लांट सबको शो हो रहा है, दुनिया में जितने भी प्लांट्स है, या फिर प्लांट नहीं लिखते हम लोग, ऑटोट्रॉप्स लिख देते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स प्लांट भी होते हैं, बहुत सारे
एल्गी भी होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जितने भी CO2 है, मतलब सारे तो नहीं, कुछ CO2 कहाँ चले जा रहे हैं आपके ऑटोट्रॉप्स के पास, और फोटोसिंथेसिस, सही बात है, ठीक है। देखो इस दुनिया में गैस तुम लोग को पता है ना, इस दुनिया में कितना गैस है? 71% या 70% हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस, 78%, 21% ऑक्सीजन है, और ये सब बहुत ही कम है ना। तो एक्चुअल में जो CO2 है बच्चों, जो CO2 है ये एक्चुअल में 0.03% है सिर्फ। कितना है? 0.03%। इतना ही परसेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है। तो ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन, CO2 क्या कर रहा है? ऑक्सीजन CO2 ले ले रहे हैं आपके ऑटोट्रॉप्स, और ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन कौन ले ले रहा है? आपका एनिमल्स ले ले रहे हैं फॉर ब्रीदिंग। व्हीकल में जो आपका गैसेस बर्न होती है, बर्न होने के लिए CO2 चाहिए, सही बात है। फिर आपके बहुत सारे अलग अलग जगह CO2 लग रहे हैं, सही बात है। तो जहां से ऑक्सीजन CO2 निकल रहा है, और क्या हो रहा है? ऑटोट्रॉप्स के थ्रू क्या हो रहा है? ये जा रहा है। अब हम लोग देखा है कि हम लोग बहुत सारे तरीकों से प्लांट्स को मार रहे हैं, प्लांट को खत्म कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा CO2 का रेट बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अगले लेसन में हम लोग पढ़ने वाले ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सही बात है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब ये तो हो गई बच्चों लैंड की बात, ये CO2 सिर्फ लैंड का है, लेकिन एनिमल्स तो, आपके जो एनिमल्स हैं, यहां कर दे थोड़ा सा, ठीक है, आपके जो एनिमल्स हैं या फिर कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसमें भी रह रहे हैं, ओशंस में भी रह रहे हैं। मान लो ये है आपका, ये आपका सी लेवल है, मान लो ऐसे सी लेवल नीचे आ गया, प्लानिंग गड़बड़ है, यहां से नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या है? पूरा पानी है, सही बात है। अब देखो कुछ CO2 इस पानी में डिजोल्व फॉर्म में भी है। अब ये डिजोल्व फॉर्म में कहां से आया, आप लोग पूछोगे। देखो जो भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, और वो भी CO2 रिलीज कर रहा है। तो वो जो CO2 रिलीज कर रहा है वो कहां पे मिक्स हो जा रहा है? इस पानी के अंदर ही मिक्स हो रहा है ना। तो कुछ CO2 कहां पे है? इस वाटर के अंदर भी है। अब जो CO2 इस वाटर के अंदर है बच्चों, जो CO2 इस वाटर के अंदर है, वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है? वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है बच्चों? H2CO3, ठीक है, क्या बना लेता है? H2CO3। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोनिक एसिड। CO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ और H2CO3 बनाता है। ऑल्सो ये जो H2CO3 है, ये जो H2CO3 है, ये रिएक्ट कर देता है बच्चों आपके कैल्शियम के साथ। इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा, और ये क्या बना लेगा? CaCO3, मतलब आपका लाइमस्टोन, इसे हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, सही बात है। तो CaCO3 एक स्टोन की तरह होता है। तो ये ऐसे सी शोर के ऊपर, ये जो स्टोन है ना CaCO3 का, ऐसे सी शोर के ऊपर ऐसे स्टोन बन जाएंगे बड़े बड़े, हो जाएगा, ऐसे बड़े बड़े स्टोन बन जाएंगे। दीज आर द स्टोन ऑफ लाइमस्टोन, समझ रहे हो? लाइमस्टोन क्या है आपका? CaCO3। नेक्स्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है, वेदरिंग होगा इनके अंदर। जब इनके अंदर वेदरिंग होगा, पानी यहाँ पे लड़ेगा, तो यहां से कुछ CO2 रिलीज होगा, वो भी कहां चला जाएगा? इस एयर में चला जाएगा, सही बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बन साइकिल। ये है आपका कार्बन साइकिल, कहां कहां से कार्बन रिलीज हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, ये क्या है आपका कार्बन साइकिल। क्लियर है? समझ में आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो नेक्स्ट बच्चों फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस साइकिल जो है, फॉस्फोरस जो है बच्चों, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर हम लोग कहते हैं सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड भी चलेगा, पर ये ज्यादातर सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही बात है, ठीक है। कौन सा सॉल्ट? फॉस्फोरस सॉल्ट, सही है। तो ऐसे फॉस्फोरस सॉल्ट के ऐसे बड़े बड़े ऐसे लगुन्स बने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लगुन्स बने होते हैं, जो कि किससे बने हुए हैं? फॉस्फोरस से बने हुए। दीज आर द फॉस्फोरस सॉल्ट। कहां लिखें? फॉस्फोरस सॉल्ट, सही बात है। अब देखो तुम लोग को पता है कि फॉस्फोरस हमारे लिए बहुत जरूरी है, फॉस्फोरस बहुत जरूरी है। फॉस्फोरस नहीं होगा तो हमारा DNA नहीं बनेगा, सही है। हम लोग ने पढ़ा है ना, DNA किससे बना हुआ रहता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना है, एक आपका शुगर मॉलिक्यूल, एक आपका नाइट्रोजनस बेस, और एक आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड भी किससे बना है? आपके फॉस्फोरस से। तो फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे DNA फॉर्मेशन के लिए। साथ साथ में फॉस्फोरस से ही हमारा लिपिड बना हुआ है, फॉस्फोरस में ही हमारे प्रोटीन के अंदर बहुत सारे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल है। सो इनडायरेक्टली हम लोग कहें तो फॉस्फोरस बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब ये फॉस्फोरस मिलेगा कहां, हमें कैसे मिलेगा? देखो होता क्या है, देखो यहां से इनका वेदरिंग होता है, इनका होगा, सॉल्ट है भैया,
लगून से सॉल्ट है तो इनका वेदरिंग होगा, पानी इसके ऊपर पड़ेगा और यहाँ से मान लो कि रिवर गई है, सही है, तो इस रिवर में क्या हो जाएगा, इन सबके सॉल्ट यहाँ पे जो फॉस्फोरस सॉल्ट है वो यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे, सही बात है। इस रिवर के द्वारा बहुत सारे फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एज अ मिनरल, और यहाँ पे कुछ प्लांट्स होंगे, प्लांट्स क्या करेंगे, इस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेंगे एज अ मिनरल, और इस प्लांट को हम लोग खा लेंगे, हम लोग खा लेंगे इस प्लांट को, सही बात है, ठीक है। इस प्लांट को हम लोग ने खा लिया, इस प्लांट को हम लोग ने खा लिया, तो हमारे अंदर भी फॉस्फोरस आ गया, मान लो ह्यूमन या फिर एनिमल लिख दो, सही बात है। तो एनिमल को भी क्या मिल गया, फॉस्फोरस मिल गया, एनिमल की डेथ हुई, वापस सॉइल में कहां चला गया, फॉस्फोरस, और वापस उसे क्या कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्सो ये जितने भी फॉस्फोरस है बच्चों, ये चले जाते हैं कहां पे, ओशंस के अंदर भी चले जाते हैं, सही बात है, ओशंस के अंदर भी चले जाते हैं। ओशंस के अंदर बच्चों ये आगे जाके फॉस्फोरिक एसिड बना लेते हैं, H3PO4, H3PO4, समझ रहे हो, यहाँ पे एसिड बना लेते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल के जब ये एसिड बनाएंगे तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, H3 अलग हो जाता है, PO4 3- अलग हो जाता है, सही बात है, और ये PO4 3- वापस जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये वापस क्या करेगा, ऐसे फॉस्फोरस सॉल्ट का फॉर्मेशन, ऐसे रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो दिस इज द फॉस्फोरस साइकिल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। सो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहां से हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है, मतलब जो, सॉरी यार, नाइट्रोजन साइकिल क्यों बोल रहा हूं मैं, जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी क्या हो गया है, खत्म, समझ में आया, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट साइकिल भी यहाँ पे आपका खत्म होता है। आई होप आप लोगों को न्यूट्रिएंट साइकिल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ आपका लेसन भी बच्चों यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस लेसन को पढ़ने में मेरे साथ बहुत ज्यादा मजा आया होगा, सही है, बहुत सारी चीजें आप लोग ने आज सीखी होंगी, सही बात है, ठीक है। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है, अभिषेक, सॉरी द अभिषेक 8983, बीच में ये भी लगा देना, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं मेरे को, लगा देना तुम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग आईडी सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना है तो भी आप वहां पे आके मुझे दे सकते हो, ठीक है। सो हमारा 14th लेसन आज हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग 15th लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, सही बात है। सो आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। लास्ट वाला लेक्चर भी पढ़ लेना, लास्ट वाला लेसन भी पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग लाइव रिवीजन शुरू करेंगे। सारा का सारा रिवीजन मैं आप लोग से करवा के लूंगा, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, सही बात है। तो एग्जाम के लिए बस प्रिपेयर करते रहो, चलेगा, ठीक है, चलो। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के इस लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएंगे, और जो हमारा बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जितने भी हम वीडियोस अपलोड करें अगली बार उसके नोटिफिकेशन आप लोग आपके फोन पे मिलते रहे, क्लियर है, चलेगा। सो इसी के साथ जाता हूं मैं, ठीक है, वीडियो को बंद करते हैं, कीप स्टडिंग।